अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क के अंदर हमने देखा कि सियासी मंजरनामा उस वक्त ज़्यादा मुतहरिक हुई। तमाम ही सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत की हों या हुकूमत के इत्तेहादी हों या फिर अपोजिशन की सियासी जमातें हों, तहरीक अदम एतमाद से ये मामला चल निकला। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जिस तरह से अपोजिशन काविशें करती हुई नज़र आई और फ़िलहाल जो बयानात की हद तक ये पहले ये मामला रहा और उसके ऊपर बात करें अगर हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गो कि अभी नेशनल असम्बली को तहलील कर दिया गया है, काबीना को तहलील कर दिया गया है, मगर उससे पहले तहरीक अदम एतमाद यानी कि हम पस मंज़र के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि ये जो बात करना है वो आसान हो जाए आज के इस प्रोग्राम के अंदर अपने नाज़रीन के लिए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब ये मामला चल निकलता है तो इस हवाले से हमने ये भी देखा कि पहले वफाकी वज़रा ये कहते हुए नज़र आए कि तहरीक अदम एतमाद की आप बातें करते हैं, आप बयानात देते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपोजिशन को ये कहते रहे वफाकी वज़रा, तो आप में इतना ही दम है, आप में इतना ही दमख़ मौजूद है तो ले आएँ तहरीक अदम एतमाद। हम इसको कल ना लेकर आएँ बल्कि आज ही लेकर आएँ, हम इसको आज ही नाकाम बना देंगे। इसके ऊपर अपोजिशन ये कहती भी नज़र आए कि आप तहम्मुल रखें, हम अपना वर्क कर रहे हैं और हम देखेंगे, आप भी देखेंगे कि कैसे हम आपको सरप्राइज़ देते हैं। ये काविशें जब जारी और सारी रहती हैं, हुकूमत बड़े कॉन्फिडेंस में रहती है, हुकूमत बड़े इत्मीनान में रहती है, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की जो जमातें होती हैं वो हुकूमत के इत्तेहादियों से भी मुलाकात करती है और फिर देखा ही देखा मुनहरिफ अरकान एक बहुत बड़ी तादाद में अपोजिशन के साथ जाके मिलते हैं। तब हुकूमत को कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमने मुलाकातें नहीं की हैं या तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए जो हमने काविशें नहीं की हैं, अपने इत्तेहादियों को लूप में नहीं लिया है, उनसे मुलाकातें नहीं की हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया है, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज़ को, सरगर्मियों को तेज़ करना होगा। उसी असना में हुकूमत भी मुतहरिक नज़र आती है और वज़ीर-ए-आज़म खुद जाते हैं, जिन जिन की एक एक, दो दो या तीन तीन या पाँच पाँच सीटें होती हैं जिन इत्तेहादियों की, वज़ीर-ए-आज़म खुद उनसे बनफ़्स नफ़ीस जाके मुलाकात करते हैं और ये यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर कर देंगे, आप हमारे साथ स्टैंड करें, आप अपोजिशन के साथ ना जाएँ। लेकिन दूसरी जानिब अगर अपोजिशन की सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं। वो ये दावे बार बार करते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन ये दावे बार बार करती है कि हमारे पास जो हुकूमत के इत्तेहादी भी हमारे साथ है, मुनहरिफ अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे साथ, वो भी हैं, बड़ी आसानी के साथ हम तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर हुकूमत को शिकस्त देंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब हुकूमत अपनी तय काविशें करती है, सरगर्मियाँ करती है, इत्तेहादियों को मनाने के लिए अपने वफ़द को भी भेजा जाता है और फिर उसके बाद मुनहरिफ अरकान के हवाले से भी कहा जाता है कि हम उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन मुनहरिफ अरकान मिलने से इनकार कर देते हैं, बाज़ इत्तेहादी भी कोई वाज़ेह पोजीशन लेने से इनकार कर देते हैं। अब हम किसी सूरत हाल यानी कि एक बेयकीनी की सूरत हाल पूरे मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर हमने ये देखी इन तमाम सूरत हाल के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये तमाम मामला 8 मार्च को जब ये शुरू होता है, तहरीक अदम एतमाद के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी जाती है, रिक्विजिशन जमा करवाई जाती है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर इजलास बुलाया जाए और उसके ऊपर बहस की जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वोटिंग का अमला, जो वोटिंग का जो अमल है, तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो आइन के मुताबिक हों। 8 मार्च को जब ये तमाम मामला तय पा जाता है और उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म फिर एक सख्त पोजीशन भी लेते हुए हमें नज़र आते हैं। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अवामी जलसे भी किए, अवाम में जाने का भी फ़ैसला किया और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ये भी कहते हुए नज़र आए कि मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ऐसा कोई मामला हो जाए, अपोजिशन कोई ऐसी चाल चल दे या अपोजिशन ऐसी कोई पॉलिसी अपनी ले आए जिससे मैं मज़ीद मजबूत हो जाऊँ और इसी तरह ये तहरीक अदम एतमाद वाला जो मामला है वो हो जाता है और इसको फिर उसके बाद दुआ वाला कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल हो गई है कि अपोजिशन ने ऐसा कोई काम कर दिया है। और फिर हमने देखा कि इसी बयानी को लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसको आलमी साजिश भी करार दे देते हैं। हमने देखा कि अमर बिल मारूफ जो जलसा होता है परेड ग्राउंड में, वहाँ पर एक ख़त को लहराया जाता है जिसमें हुकूमत ये तासुर देती है कि हमारी रजीम को चेंज किया जा रहा है, हमारी हुकूमत को चेंज किया जा रहा है और ये सब बैरूनी ताकतों के ज़रिए से किया जा रहा है क्योंकि हमने एक मुल्क को नाखुश किया है एक मुल्क का दौरा करके। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इन तमाम अमूर के हवाले से हम बात करेंगे और फिर क्योंकि अहम मसला तो ये चल रहा है कि कौमी असम्बली में जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद की इस करारदाद को मुस्तरद किया है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने,
उसी को लेकर अपोजिशन जो है अदालत उज़्मा गई है, बल्कि अदालत उज़्मा ने खुद इसके ऊपर खुद नोटिस लिया है, सुमोटो जिसे कहा जाता है, और ये समाअत हो रही है। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि पहले ही समाअत के ऊपर कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इस मामले के ऊपर कोई फैसला नहीं आ सका है। गो कि अदालत का इस्तेहकाक है कि वो कब इसके ऊपर फैसला सुनाती है। अदालत तो ये कहती हुई नज़र आती है हम तमाम फ़िरक़ैन को सुनेंगे, कोई हवा में फ़ैसला नहीं करेंगे, तमाम फ़िरक़ैन को सुनने के बाद एक मुनासिब को जो फ़ैसला है उसको हम जारी करेंगे। इस हवाले से बात तो की जा सकती है, कानूनी नुकात के ऊपर माहिर कानून ही बात कर सकते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम सियासी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि सियासी नुकसानात क्या हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने आइन तोड़ा है। तो क्या मुल्क की सूरत हाल होने जा रही है निगरां हुकूमत के लिए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सदर पाकिस्तान बड़े मुतहरिक हो गए हैं, ख़त भी लिख दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि जल्द एक नाम के ऊपर इतफ़ाक़ कर लिया जाए ताकि आइंदा इलेक्शन की जो तैयारी है उसको मज़ीद तेज़ी से अमल में लाया जाए और आइंदा जो हुकूमत है जिसकी भी बनेगी आवाम जो फैसला करेगी वो तश्कील पा जाए। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम साहब ने। फैसल साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर हम बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से कि इस तरह की जो रोलिंग जो दी गई है डिप्टी स्पीकर की जानिब से, सियासी असरात आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक एग्जाम्पल सेट होगी है, आइंदा किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी तो कोई भी जिसकी भी हुकूमत होगी, जिसका भी स्पीकर होगा, जिसका भी डिप्टी स्पीकर होगा, तो वो बड़ी आसानी से किसी के ऊपर गद्दारी को डिक्लेयर करके ऐसी तहरीक को, ऐसे करारदाद को मुस्तरद कर देगा? जी, जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो मुल्क में एक जो बुरान जन्म ले चुका है, और इस बुरान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का जो आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस का वो काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस तरह एक जो है नुक्ता एतराज पर एक जो है इजलास मुलतवी किया गया और उसके बाद जो है वो तरीके अदम एतमाद सरद कर दी गई, तो उस पर जायजा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो काफी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इसके मुस्तकबिल पर दूरदर्शी नताइज होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में आता है तो तब तो ये एग्जाम्पल सेट होती है, और अगर इसके खिलाफ आता है तो तब भी एक जो है वो मुस्तकिल राह होगी कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो कौन से अहम स्टेप लिए जा सकते हैं और किस तरह इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब सारा दारोमदार जो है वो सारी सियासी जमातों की नजरें, सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो इस हवाले से क्या फैसला करता है, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले से ही मुस्तकबिल की कोई जो है वो राह हमवार होगी। से अच्छा, निगरां हुकूमत के लिए सदर पाकिस्तान बड़े मुतहरिक हो गए हैं। आपको लगता है कि अपोजिशन भी अभी कहीं ना कहीं अभाम का शिकार हो गई है, क्योंकि अदालत उज़्मा की जानिब से अभी कोई फ़ैसला नहीं आ रहा? गो कि आज समाअत होनी है 12 बजे, देखते हैं कि आज भी फ़ैसला हो पाएगा या नहीं। लेकिन निगरां हुकूमत के लिए भी आपको भी मालूम है कि एक कुछ दिन होते हैं वो मुख्तस होते हैं, तो अपोजिशन अभी तकसीम हो गई है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं इनके साथ मामलात को आगे चलाएंगे। तो फिर आइन के मुताबिक निगरां हुकूमत तो बननी ही बननी है, ऐसा ना हो कि एक तरफा ही तमाम जो चीज़ें हैं वो हो जाएं और अपोजिशन के हाथ फिर कुछ ना आए। देखिए, जो निगरान हुकूमत के हवाले से सवाल है उसमें वज़ीर-ए-आज़म का सबसे पहले तकर्रुर किया जाता है, और इसके लिए जो है वो सदर ममलिकत की तरफ से जो खत लिखा गया है उसके 3 दिन के अंदर जो है वो आईनी मुद्दत है, 3 दिन के अंदर जो है वो जवाब देना होता है। कल ये खत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और कायदे इख्तिलाफ को लिखा गया, तो इस हवाले से अभी आज का दिन भी है और कल का दिन भी है, 2 दिन अभी अपोजिशन के पास है कि वो इस हवाले से फैसला करे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर सबकी मुहर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जाहिर है सबको सुनने के बाद जो है वो फैसला दिया जाएगा और आइन का जायजा लेने के बाद उसकी तशरीह की। तो आज का दिन इस हवाले से काफी अहम है। कल जो मुख्तलिफ वकीलों ने दलाइल दी है, आज भी वकील दलाइल देंगे और उसके बाद यही है कि आज कोई मुनासिब हुक्म नहीं किया जा सकता। सही। अच्छा, इस हवाले से आपकी किसी पाकिस्तान मुस्लिम नून या अपोजिशन की मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से कोई बात हुई है कि वो अभी तक टोटल रिलाय अदालत उज़्मा के ऊपर ही कर रहे हैं, या फिर इलेक्शन के हवाले से भी कहीं ना कहीं दो राय पाई जाती हैं कि ठीक है, या अपोजिशन ये समझती है कि जो भी फैसला आएगा शायद अब बहुत देर हो चुकी है, अंडू शायद ना हो सके, आइंदा इलेक्शन की जानिब अदालत उज़्मा जाएगी तो हमें उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो जमातों की सूरत हाल है बिल्कुल पोजीशन की, उन्होंने सारी उम्मीदें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अभी तक बांधी हुई है, और गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इसी आया था कि और इसी बात जोर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो भी फैसला करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करती है कि जाए तो इसके
पहली जो है को इख्तियार करें। बात है कि हुकूमत के हवाले से शामिल होने का तो जो रिश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वाज़ेह तौर पर मुतहदा अपोजिशन की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ जाता है तो शायद उस मौके में किसी हद तक लचक आए और सूरत हाल तक। लेकिन अब जो सारे का सारा का मरकज है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है वो पाकिस्तान के अवाम भी ये देख रहे हैं और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें ये देख रही हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल उससे मुंसलिक है। सही। हुकूमत की जो तहलील तो कर दी गई है, गो के फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, जिस तरह के हम दलाइल सुनते हैं या बाबर अवान साहब के जो दलाइल हम सुनते हैं वो तो बड़े इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि आर्टिकल 69 के ऊपर इसके तहत जो है वो अदालत उज़्मा प्रोसीडिंग कौमी असम्बली की नहीं उसके ऊपर बात कर सकती, नहीं उसके ऊपर समाअत कर सकती। तो आपको लगता है कि ये नुक्ता कमज़ोर हो सकता है उस तनाजुर में अगर बात ये कर ली जाए कि हुकूमत ने गद्दार डिक्लेयर किया है, आइन को तोड़ा गया है, अपोजिशन तो इल्ज़ाम लगा रही है। तो इस आर्टिकल 69 के तहत जो इस्तिस्ना स्पीकर को हासिल है वो आप समझते हैं कि अदालत उज़्मा उसको रद्द कर सकती है और उसके नज़दीक ये मानी रखेगा कि ये गद्दारी हुई है कि नहीं हुई है और इसी बिना के ऊपर ही जो फैसला वो हो सकता है? देखिए, गद्दारी के जो दावे हैं वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन को और अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गद्दार करार दे रही है। इस हवाले से अभी जो है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पर मजीद बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन जहां तक पार्टी की स्पीकर को रोलिंग बेल का जा रहा है और तो कहीं भी जो है वो नहीं किया जा सकता, तो उसे आर्टिकल 95 भी और आर्टिकल लिखता है कि अदम एतमाद मंजूर होते हैं है वो कर दी जाती, वोटिंग किया जा सकता है। वोट में गया है तो अब अदालत तभी आर्टिकल 5 के वो मुस्तरद और उसके बाद जिसका किया और तरीके महतवाद के हवाले से इन सब का जायजा लेने के बाद ही फैसला सामने आए, वही असल फैसला होगा और उसी से पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे सियासी मुस्तकबिल तयन हो सकेगा। से अच्छा साहब ये बताइएगा, क्योंकि इस चीज़ों की बुनियाद बनी है वो ख़त जिसको लहराया गया, उस मरासले को लहराया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से उस जलसे में, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने भी काफ़ी अर्सा सहाफ़त में किया है, बहुत सारे अहम मामलात को कवर किया है, ये मामला इस हुकूमत ने कैसे बेहतर तरीके से डील किया है या इसके पहले से ही प्लेटफॉर्म कुछ और थे, वहाँ पर होना चाहिए था, अवामी सतह के ऊपर ये मामला नहीं आना चाहिए था? देखिए, इस तरह के खाते या इस तरह की धमकियां सबसे पहले जो है वो कौमी सलामती कमेटी जो होती है जिसमें मुसल्लह अफराज के सरबराह भी होते हैं उनमें जाना चाहिए था और सबसे पहले वहां से जो है इसके पर रद्द लाना चाहिए था, लेकिन ये अक्सर उल्ट हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले एक पब्लिक गैदरिंग में खत गया और उस खत को लहरा कर बताया गया कि ये जो है पाकिस्तान को धमकी मिली है और इसमें अपोजिशन मुलविस है। उसके बाद उसको जो है वो मुख्तलिफ काबीना के अरकान और साफियों से शेयर किया गया, उनको निकात बताए गए और सबसे आखिर में कौमी सलामती का कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसमें उसको डिस्कस किया गया। गो के कौमी सलामती कमेटी में यह खत आ गया और उस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का जो है वो जो भी रद्द था वो भी सामने आ गया, लेकिन जो इस खत को पेश करने का तरीकाकार था मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था। सबसे इसको कौमी सलामती के पास जाना चाहिए, अमल देती और उसके बाद जो है इस पर आगे चला जाता। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। नेड प्राइस ने कहा है कि ऐसे तमाम इल्ज़ामात की हम नफ़ी करते हैं और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो किसी ख़ास सियासी जमात से नहीं होते हैं बल्कि उस रियासत के साथ होते हैं। तमाम सियासी जमातों को बराबरी की सतह के ऊपर ही फ़ौक़ियत दी जाती है। अमेरिका बार बार इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहा है जबकि इमरान खान साहब अभी भी उसी बयानिए को लेकर चल रहे हैं। तो ख़ारजा अमूर के हवाले से आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि हमारे अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम मज़ीद भी चाहते हैं। तो फिर ऐसे तमाम सिचुएशन के ऊपर आप समझते हैं कि ये आगे जाके मामला ख़ारजा सतह के ऊपर जिस तरह से हुकूमत जो नहीं बनेगी उसके लिए बड़े चैलेंजेस हो जाएंगे इन ममालिक के साथ रवाबित को अपने बरकरार रखने के लिए? देखिए, अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान में एक जो है वो बहरान जन्म ले चुका है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी तरह इस तरह आता है कि कोई नई हुकूमत फौरी तौर पर बनती है या जो भी हुकूमत अगर इंतखाबात होते हैं तो नई हुकूमत जो है वो आती है, तो यकीनन इस मामले की बात होनी चाहिए कि एक मुल्क जिस पर इल्जाम लगाया को धमकी वो उसकी मुसलसल तरदीद कर रहे हैं और
जिस हवाले से जिस की बिना पर जो तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद किया गया और मुल्क को एक सियासी बहरान की तरफ जो है वो धकेल दिया गया, वो उसके क्या मुज़म्मरात थे और उसकी क्या हकीकत है, उसमें कौन कौन मुलव्वस था और कहाँ कहाँ मुलव्वस था और किसने इल्जामात लगाए, किसने तोहमत लगाई, इन सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। और यकीनन जो भी नई हुकूमत आएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आए या नए इंतखाबात की रोशनी में आए, उसको इस मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इल्जाम जो हैं वो इस रियासत के लिए भी नुकसानदेह हैं और आलमी अमन के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सही। अच्छा, इस नुक्ते के ऊपर बात कर लेते हैं सियासी तौर के हवाले से। जिस तरह से शायद ये बात बड़ी कम हुई है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि 4 अप्रैल का एक दिन है, ख़ास अहमियत भी रखता है मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से, शहीद भुट्टो के हवाले से भी, और आप उस दौर को कंपेयर करें, इस दौर को कंपेयर करें, ये क्या वजह बन गई है, ये क्यों वजह पेश आई है कि एक हुकूमत की जानिब से एक ऐसी अपोजिशन को जिन्होंने भी एक कसीर तादाद में आवाम के वोट लिए हैं, 3-4 करोड़ उनकी भी मुतहदा अपोजिशन की तादाद बनती है, इतनी तादाद में उन्होंने वोट लिए हैं आवाम के, उसको सुन नहीं पा रहा। सही, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा आपको आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर आ सके। अभी आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़ या अभी भी मसला है? जी, अभी आ रही है। सही। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ अपना सवाल। मैं इसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि 4 अप्रैल मुल्की तारीख़ में एक बड़ा अहमियत का दिन भी रखता है, शहीद भुट्टो के हवाले से भी, वहाँ भी सियासी मंजरनामा और वहाँ के जो हालात थे वो भी एक ख़ास तरह के ही हालात थे। वहाँ पर भी अपोजिशन, वहाँ पर अलमिया ये था कि अपोजिशन उस तरह से स्टैंड नहीं कर सकी है। यहाँ पर यह मामला हुआ है कि हुकूमत की जानिब से गद्दारी का एक डिक्लेयर कर दिया गया है अपोजिशन के ऊपर, ये तमाम इल्ज़ामात। ये वजह ही क्यों पेश आई है, ये गद्दारी के इन फतवे या मजहब के कार्ड के इस्तेमाल से हमारी सियासत क्यों नहीं निकल पा रही है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत का अगर जायजा लें, आप तारीख देखें तो 2 चीजें बड़ी अहम है। एक, किसी भी सियासतदान पर इल्जामात, और दूसरा उसके साथ साथ माल तो इल्जामात की जाती है और इल्जाम की सियासत अब भी जारी है। इस हवाले से कोई असेंबली तय नहीं की जा सकती, ना सियासतदानों ने कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जिसके तहत जो है वो ऐसी सियासत से गुरेज किया जा सके। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जिस पर कुछ अर्सा अमल बरामद हुआ, लेकिन उसके बाद भी दोबारा जो है वो सियासत वैसी होगी। अब भी अगर आप देखें तो आपको, अगर आपने 90 की दहाई की सियासत देखी हो, इल्जामात से भरपूर, जब दोनों अतराफ से अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए जाते थे, तो वही सियासत आज दोबारा जन्म ले चुकी है और उसमें सिर्फ इल्जामात के अलावा कुछ नहीं है। एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अगर आप देखें तो जो सूरत हाल थी, जिस तरह वज़ीर आज़म की तरफ से बयानात सामने आ रहे थे कि जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपोजिशन उनके जाल में फंस गई है या इस तरह के वो सटक कर मुकाबला करेंगे, उस सारी सूरत हाल से यकसर जो है वो फरार इख्तियार किया गया। और आप देखें कि जिस तरह कौमी सियासत मुलतवी किया गया, जिस तरह जो वो सारा कुछ किया गया, वो काफी एक जो सरप्राइज सिचुएशन थी सबके लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ जो हुकूमत की अक्सरियत थी, वो हुकूमत जानती थी कि वो खो चुका कौमी असेंबली में और उसके अरकान जो है वो नरफ हो चुके हैं, साथ साथ उसके इत्तेहादी उसका साथ छोड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी जो है वो इस सारी सूरत हाल इस जमात की तरफ ले जाइएगी। तो आप फिर क्या समझते हैं कि हमारी उस वक्त की सियासी क़यादत ने भी, आज की भी जो सियासी क़यादत है, इन्होंने के माजी से, तारीख़ से कोई सबक सीखा नहीं है? इसी रविश को बरकरार भी रखना है, मिल्क बैठ के कोई पॉलिसी या कोई बिल ऐसे नहीं बनाने हैं जो मुल्की मफाद में बड़े बेहतर हो। इसी तरह इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इक़्तिदार की जो जंग है उसके ऊपर मज़हब का लेबल भी लगा दिया जाएगा और उसी तरह उसके ऊपर गद्दारी के भी लगा दिया जाएगा। हमारी किसी भी सियासी क़यादत ने नहीं सीखना है माजी से। देखें, ये वक्त की जरूरत है कि माजी से सीखा जाए। जो तदब्बर है और पॉलिटिकल विजडम जिसको आप कहते हैं, उसकी वक्त की जरूरत है इस वक्त के। जो तमाम सियासी जमातें हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो पॉलिटिकल विजडम और सियासी तदब्बर का मुजाहरा करें और मुल्क की जमहूरियत के तसल्सल को कायम रखने के लिए, उसको मुस्तहकम बनाने के लिए, और जो अवाम जो उन्हें मुंतखब करके कौमी असेंबली या सेनेट या दूसरे इदारों तक पहुंचाते हैं, तो उनके जो पूरा करने के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, इस मुल्क की खुशहाली तरक्की के लिए उन्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा जिसमें इल्जामात की सियासत ना हो, जिसमें इस मुल्क के मुकाबले जिसमें इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाए कि पाकिस्तान में तरक्की करनी है तो उसके लिए किस तरह मिलकर करना है, जो माशी वाले से हमने क्या मिलकर हिकमत अमली बनानी है, जो मुल्क को चैलेंजेस हैं वहां पर हमने किस तरह इकट्ठा होना है।
जाहिर सी बात है, जब जमहूरियत होती है तो इज़हार राय की आज़ादी होती है, लेकिन उस इज़हार राय की आज़ादी को मुल्की मफाद पर ना कुर्बान किया जाए, बल्कि आपस में जो इख्तलाफ राय है वो कौमी असम्बली या सेनेट वहां तक महदूद रखा जाए और अवाम को भी इस एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा चाहिए कि इस मुल्क के मफाद के लिए सब एक। अगर ऐसा ना किया गया और अब भी जो है वो सियासतदान जो है वो एक दूसरे पर इल्जाम की सियासत करते रहे, तो मुझे यूं लगता है कि खुदा न खास्ता जमहूरियत जो है वो दिन ब दिन मजीद कमजोर होती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से नैरेटिव बनाया है इस मरासले को लेकर, और फिर उसके बाद अब तो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि PDM तो बार बार बातें कर रही थी, मुत्तहिदा अपोजिशन बार बार बातें कर रही थी इलेक्शन की, तो अब तो मैंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं, तो अब ये अदालत उज़्मा में क्या ढूंढ रहे हैं? आप समझते हैं कि ये नैरेटिव मज़ीद मजबूत कर रहा है वज़ीर-ए-आज़म को और अवाम के सामने भी, और वो ये कह रहे हैं कि पहले आप मुतालबा करते रहे हैं तो अब आप क्यों नहीं मान रहे? इसमें लगता है कि आपको वीक पोजीशन के ऊपर आ गई है कहीं ना कहीं अपोजिशन। नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। आप देखें तो अपोजिशन की तरफ से अर्ली इलेक्शन का जो मुतालबा था वो जरूर था, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट कहती थी कि अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब जब अपोजिशन जो है वो अपनी अक्सरियत लेकर, बजाय जो अक्सरियत उससे हासिल थी और 195 196 जो उन्होंने कौमी असम्बली में शो भी किया, पावर शो भी किया, वो जो है वो अपोजिशन के साथ थे और हुकूमत जो है अपनी अक्सरियत खो चुकी थी, और वो इसकी बुनियाद पर तरीके अदम एतमाद लेकर आए थे हुकूमत के खिलाफ, और हुकूमत ने जो है वो उस पर एक इल्जाम लगाकर जो उसका अभी साबित होना बाकी है और जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है, इस सारे सिस्टम को जो है वो डीरेल कर दिया। असम्बलियां तहलील कर दी गई और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। गो के अपोजिशन का मुतालबा जरूर था, लेकिन ये अपोजिशन का मुतालबा उस वक्त था जब वो अपोजिशन में थे, जब उनके पास अक्सरियत नहीं थी। जब उनके पास अक्सरियत आ गई तो उन्होंने एक और आईनी तरीका इख्तियार किया अदम एतमाद का, और हुकूमत ने उससे राय फरार इख्तियार किया। तो अभी जो है वो सूरत हाल काफी गंभीर है। अभी सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या डिसीजन लेती है, और उसके डिसीजन के बाद ही आइंदा की सियासी सूरत हाल खुलकर सामने आएगी। पंजाब की सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह से कल वज़ीर-ए-आज़म के मासिर में बड़े करीबी दोस्त भी रहे हैं, अहम अमूर के ऊपर मिल बैठ के उन्होंने चीज़ें भी बड़ी डिसाइड की हैं। अलीम खान साहब ने कल बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ललकारा है वज़ीर-ए-आज़म को और कहा है कि आएँ बैठे बात करते हैं कि किसने क्या क्या किया है, नए पाकिस्तान के मैं तमाम पोल खोलूँगा। तो ये फिर मामला जो है उसी हद तक जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि ज़ातियात की हद तक ये मामला जाता हुआ आपको सियासत के अंदर नज़र आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने खातून अव्वल की दोस्त के ऊपर भी उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता था कि उनका किरदार क्या रहा है। उस्मान बुज़ार के वाले से उन्होंने बात की कि मैंने उनकी करप्शन के ऊपर आपसे काफ़ी बातें की, लेकिन आपने उसके ऊपर जो तावीलें दी हैं वो मैसेज भी मैं महफूज रखता हूँ और उसको भी मैं सामने लेकर आऊँगा। तो एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है अलीम खान साहब ने। जी, बज़ाहिर तो उन्होंने ये एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है पाकिस्तानी सियासत की कि पहले तो पार्टी ज्वाइन की जाती है और इक़्तिदार में रहते हैं तो वहाँ पर मज़े लूटते हैं, और उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ जो मराहत हैं वो उसका से फ़ायदा उठाते हैं, और अचानक जो है वह ऐसे जो कुछ कौमी असम्बली लें, सूबाई असम्बली लें, वहाँ पर अरकान होते हैं जिनका ज़मीर जाग उठता है। अब 3.5-4 साल के बाद जो है वो खान साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जमात की बौछार कर रहे हैं। 4 साल पहले वो सारी सूरत हाल को सामने ले आते हैं, मालूम हुआ कि इस तरह जो है तब्दीलियां की जा रही हैं या ऐसे जो है वो तैनातियां की जा रही हैं, तो उस वक्त सूरत हाल सामने ले आते तो किसी हद तक जो उनके इल्जामात हैं वो कबूल भी किए जा सकते थे। लेकिन ऐसी वक्त में जब पंजाब में भी हुक्मरान जमात जो है वो अक्सरियत खोती नजर आ रही है और वफाक में तो वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, ऐसे में इल्जामात लगाना काफी अजीब नजर आता है। अगर उनके पास कोई सबूत थे तो वो सबूत पेश करते, उन सबूतों की रोशनी में आगे बढ़ा जाता, और इसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ भी वो चीजें शेयर की जाती, उनके खिलाफ जो है वो जाया जाता कि इस तरह से तैनातियां और ट्रांसफर हो रही हैं जिसके वजह से मसाइल हो रहे हैं, या फलां बंदा जो है फ्रंट में पे रहकर ये सारा काम कर रहा है। अचानक इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस आना और उसके बाद इल्जामात लगना, ये भी काफी खेज नजर आता। लेकिन उनका तो मेन जो मकसद था वो ये बताने का था ना कि ये हुकूमत में थे, पावर में थे, तो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो नैब को उन्होंने इतना मुतहरिक कर दिया था, तो ये चीज़ें फिर कैसे सामने आ सकती थी। इंतज़ामिया के ऊपर वो पहले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मनपसंद लोगों को भर्ती किया गया, तो ऐसे में अगर वही तमाम चीज़ें लेकर भी जाते, जिस तरह से उन्होंने उस्मान बुज़ार की, वो कह रहे हैं कि करप्शन की मैंने बातें रखी भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने, लेकिन उन्होंने तावीलात दी हैं, तो मेरी बात तो नहीं सुनी कि अब चूँकि पावर नहीं है तो वो खुलकर मीडिया पर आ गए।
देखिए, अभी तो मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, मीडिया का सहारा अभी तो लिया जा रहा है। आज जैसे 3 साल पहले भी लिया जा सकता था, 2 साल पहले भी लिया जा सकता था। इस वक्त मीडिया का सहारा लेना जो है वो इसी तरह है कि वो अपने जो मुतालबात हैं उनको मनवाने के लिए या अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए किया जा रहा है। अगर 2 साल पहले ये कर लिया जाता या 1.5 साल पहले कर लिया जाता तो उस वक्त कम से कम वो अगर सबूत मीडिया के सामने ही पेश कर जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। और अगर ऐसा नहीं भी कर सकते तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू कर रहे थे, तो उस रुजू करने की सूरत में जो है उनकी पोजीशन काफी क्लियर हो जाती। लेकिन वो कहते हैं ना, 1.5 साल पहले न्यूट्रल वाला मामला भी नहीं था, हर कोई अपनी अपनी जगह के ऊपर फिक्स था, तो ऐसे में कौन फिर जुर्रत कर सकता था? लेकिन ये देखे ना कि अगर फिर आप न्यूट्रल का इंतजार करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर आप कहाँ पे खड़े हैं? अगर न्यूट्रल का इंतजार करने में सब लगे हुए थे और अपनी जिम्मेदारी से गुरेजा थे और न्यूट्रल वालों को भी जो है वो ये बता सकते थे कि ये चीजें उनके पास हैं और ये हो रहा है, शायद ये सारी सूरत हाल पहले जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। अगर न्यूट्रल कि कोई आप देखते रहे और अपनी जिम्मेदारी से रूबरदानी करते रहे तो फिर आप जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। सही, क्योंकि ये भी उस वक्त भी खबरें चली थी कि जो वज़ीर आला पंजाब के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकता है, वज़ीर आज़म ने उनके ख़िलाफ़ उस तरह से एक्शन किए हैं, उनको नोटिस जारी किए हैं। सिब्तैन खान साहब के कभी ये चीज़ें चलती रही, उनको भी जो है वो नैब ने अपनी कस्टडी में लिया। अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब, ये तमाम जो चीज़ें हैं, तो वो अलीम खान साहब ये कहते हैं कि हमने नहीं बनना था वज़ीर आला पंजाब, या हमें बुलाकर कह दिया जाता कि हम नहीं बनते हैं इसके उम्मीदवार, हमें कम अज़ कम ये एक ख़ुद साख्ता जो एहतसाब की जो लहर के ज़ैद हमें जो मुतासर किया गया है, हमारी साख को मुतासर किया गया है, ये तो कम अज़ कम ना करते। तो अपने दोस्तों के साथ वज़ीर आज़म ने, आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से डील किया है या फिर नहीं किया? देखिए, सियासत बड़ी चीज, सियासत में जो है वो दूसरों को सर पर पाँव कर आगे जाना पड़ता है और पाकिस्तानी सियासत यही सूरत हाल है कि यहाँ पर दूसरों को जो है वो पीछे छोड़कर आगे जाने के लिए बहुत सारी जो इकदाम और बहुत सारे तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। और ये इन्हीं तरीकों में से एक तरीका था, जिस तरह उस्मान बुज़दार की जो है वो तकर्री की गई और उसके साथ साथ उन्हें जो है वो वज़ीर आला बनाने के बाद निज़ाम हुकूमत चलाया गया और जो भी उस वक्त के अहम रुकन थे या अहम साथी थे हुकूमत के, उनको जो है वो छोड़ दिया गया। उनको या तो ऐसे मुश्किल में डाल गया कि वो वज़ीर आला से उम्मीदवार ना बन सकें, या ऐसे हालात पैदा कर दिए गए उनके कि वो सियासत में अहम किरदार ना अदा कर सकें। तो इस सूरत हाल में जो माजी है पाकिस्तानी सियासत का, वो बिल्कुल उसी है कि जिसको आगे लाया जाता है उसको रेलिंग लाया जाता है, लेकिन जिसको रगड़ना होता है, इसको पे ले जाना होता है, उसे मुख्तलिफ किस्म के हालात का शिकार कर दिया जाता है कि वो आगे ना आ सके। यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से भी ऐसे बयानात, ऐसे इल्ज़ामात या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देख रहे हैं कि मुस्तक़बिल करीब में ऐसी चीज़ें मज़ीद भी सामने आ सकती? मैं आपका सवाल सुन नहीं सका। मैं अपना सवाल दोहराता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अलीम खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं वज़ीर आज़म के ऊपर और करीबी साथियों के ऊपर भी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आगे चलकर जारी रहेंगी? जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से भी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं, वो भी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इल्ज़ामात का सिलसिला लगा सकते हैं? आप क्या देख रहे हैं? अब की जो सियासी सूरत हाल है उसमें जो है वो रहेंगे आ जाता मतलब होने तो जैसे क्या इकदाम करने होंगे, और ये अगर इंतखाबात की तरफ तो जो पब्लिक गैदरिंग होंगी उसमें बड़ी तादाद में जो है वो इल्जामात लगाए जाएंगे एक दूसरे पर साफ रखने के लिए और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जितवाने के लिए। लेकिन अब ये अवाम का फर्ज है कि वो ऐसे उम्मीदवारों और ऐसे रहनुमाओं का इंतखाब करें जो मुस्तकबिल में उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे और इन इल्जामात पर काम करने की बजाय उनके किरदार पर नजर रखेंगी। पंजाब असम्बली की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? कल हमजा शहबाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तोड़फोड़ के इल्ज़ामात में हमारे 40 जो लोग हैं उन्हें मुअत्तल किया जा सकता है, ऐसा खदशा उन्हें लग रहा है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम अदालत से रुजू भी करेंगे। तो ये तमाम सूरत हाल के ऊपर आप क्या समझते हैं कि पंजाब असम्बली में भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है जैसा नेशनल असम्बली में हुआ? देखिए, पंजाब असम्बली की भी सूरत हाल बिल्कुल असम्बली से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वहां पर भी हुकूमत को चैलेंज दरपेश है और वहां पर
हासिल है उसमें जो हुकूमत की मैं प्रोड्यूसर साहब से तो कहूँगा कि दोबारा आपकी जो कॉल है उसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया जाए, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, जिस तरह से पंजाब की सूरत हाल हो या फिर वफाकी सतह के ऊपर हो। यहाँ पर निगरान हुकूमत की बातें चल निकली हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से ये बातें की जा रही है। ख़त भी लिख दिया गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी कि आप अपना कोई जो एक नाम है उसको मुख्तस किया जाए और फिर जो इलेक्शन वाला जो मामला है उसको हम अपने मंतक़े इंजाम तक पहुँचाएँ। निगरान हुकूमत, कोई केयर टेकर्स हुकूमत अगर आ जाए तो उसके बाद ये तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल जाए। कल भी वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया तो उन्होंने यही कहा कि कल से ये जब से अपोजिशन की जो बातें हैं वो ये कहते थे कि इलेक्शन का मुतालबा बार बार करते थे, और जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं तो ये अदालत उस्मा में चले गए हैं। जिस तरह से आपने फैसल हकीम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि अपोजिशन तो ये तब ये बातें किया करती थी जब वो नहीं थी अक्सरियत में, या उसके पास अददी जो नंबर्स हैं जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो चाहिए होते हैं आइन के मुताबिक वो नहीं थे, तब वो बातें यकीनी तौर पर वो किया करते थे कि हुकूमत को नई इलेक्शन का अनाउंस कर देने चाहिए, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसकी माशी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, ये खारजा अमूर को इस हवाले से बेहतर तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, ये सिफारती सतह के ऊपर इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, आलमी मालियाती इदारों के साथ बेहतर तरीके से इन्होंने डील नहीं किया है, सख्त शराइत को इन्होंने तस्लीम कर लिया है। तो यही वजह है कि इसको इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए और एक भारी मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान मुस्लिम नून की हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, या फिर दीगर किसी भी सियासी जमात की हो, तो उसको यह हक होना चाहिए, वो बेहतर तरीके से डील कर सकती है। अपोजिशन तब ये बातें तो करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन उस वक्त हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था? वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि 2023 में ही इलेक्शन होंगे। जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद थे वो ये कहते थे कि इमरान खान बिल्कुल ठोक बजा के अपनी मुद्दत को पूरी करेंगे और इलेक्शन का जो साल है वो 2023 ही होगा और अपनी मुद्दत के ऊपर ही होंगे। लेकिन इसका जो सिलसिला है वो इस हवाले से भी जोड़ा जा सकता है कि किस तरह से इमरान खान साहब रज़ामंद नहीं थे जल इलेक्शन के, उस हवाले से जब अपोजिशन उस वक्त मुतालबा करती रही। अगर वो इलेक्शन ही करवाना चाहते थे तो वो फिर उस्मान बुज़ार को ना हटाते, वो फिर पंजाब में अपनी हुकूमत का तसलसल ना चाहते, वो इस तरह से अपने तहदियों से बार बार मुलाकातें ना करते। अगर उनकी नीयत पहले दिन से यही थी कि ठीक है कि मैं इलेक्शन करवा देता हूँ, अगर इलेक्शन के बयानिए को इस चीज़ को लेकर चला जाए तो हुकूमत के साल बाद ही तो ये बातें जो है वो बयानात अपोजिशन देने लग गई थी कि इलेक्शन करवा दें। तो फिर इसी स्टेज के ऊपर ही क्यों इमरान खान साहब को यह ख्याल आया कि हमने तो कहा था, हमने इनका मुतालबा तस्लीम कर लिया है, हमने इलेक्शन। इस वक्त ये मुतालबा अपोजिशन ये कहती हुई नज़र आ रही है कि अब आप इस पोजीशन पर नहीं थे, आपका आइन के मुताबिक यह हक नहीं बनता था कि आप ऐसा फैसला अनाउंस कर सकें, क्योंकि तहरीक आदम एतमाद आपके खिलाफ जमा करवा दी गई थी। आइन के मुताबिक उस दिन वोटिंग होना थी। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो आइन के मुताबिक नहीं थी और इसीलिए आज खुद नोटिस लिया गया है अदालत उस्मा की जानिब से, जिसके ऊपर तमाम जो नज़रें हैं वो चाहे अपोजिशन हो या खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, दीगर सियासी जमातें हों या फिर आवाम हो, सभी की नज़रें इस वक्त अदालत उज़्मा की जानिब लगी हुई हैं कि वो इन चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से डील करते हैं या फिर अदालत उज़्मा की जानिब से क्या फ़ैसला आता है। माहिर कानून के अगर हम आरा आपके सामने रखें तो उस हवाले से भी जो मिले जुले जो रद्दअमल है, या बिल्कुल ये कहा जाए कि वाज़ेह तौर पर ये माहिर कानून जो है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आइन शिकनी की गई है। बहरहाल इसका जो बेहतर जो फ़ैसला है, मुनासिब फ़ैसला है, वो अदालत उज़्मा नहीं करना है। फैसल हकीम साहब से हमारा दोबारा रब्ता बहाल हो चुका है। फैसल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से पहले बात हो रही थी पंजाब की सियासत के हवाले से, पंजाब असम्बली की, वही लग रही है, वही रविश लग रही है कि कहीं ना कहीं हंगामा खेजी सूरत हाल ये बरकरार रहेगी और इसी असना में कहीं ना कहीं हुकूमत यहाँ भी एक बड़ा सरप्राइज़ दे देगी और परवेज़ इलाही साहब मुंतखब हो सकते हैं। जी, मैं आप पूरा सुन तो नहीं पाया, लेकिन मैं जितना समझा हूँ उसके मुताबिक कि जो पंजाब की सूरत हाल है वो वफाक की तरह है, तो बिल्कुल पंजाब की सूरत हाल मिलती जुलती है वफाक की तरह। वहां पर भी जो अभी हुकूमत है उसको ज्यादा वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है और अपोजिशन की पोजीशन वहां पर भी काफी मुस्तहकम नजर आती है। अगर देखें तो जो हुकूमती इत्तेहादी थे या हुकूमती मुनरफ तहकीम थे या हुकूमत के जो दो बड़े ग्रुप थे जिसमें अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप का नाम लिया जाता है, तो वो पोजीशन के साथ जाकर मिलने हैं, जिसके बाद अपोजिशन की अक्सरियत वहां पर नजर आ रही है। तो जो 6 तारीख को इजलास होना है वो सिर्फ जो है वो एक डिलेइंग टैक्टिक और कोशिश ये की जाएगी दौरान का वो या तो अपने नंबर गेन या फिर उसके बाद
से ही आपकी बात बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे रब्ता हो सके। जिस तरह से नाज़िम मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से हम देख रहे हैं कि अगर हम बिलखुसूस अगर हम बात कर लें पंजाब असम्बली के हवाले से भी, तो पंजाब असम्बली में भी कुछ उसी तरह की सूरत हाल हमें होती भी नज़र आ रही है कि नेशनल असम्बली में जिस तरह से हुआ, अपोजिशन बार बार ये दावे कर रही है कि हमें जो मतलूबा जो हदफ हैं वो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं, जबकि अगर हम बात करें परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वज़ीर आला पंजाब के मनसब के लिए, तो वहाँ पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी न किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि ये भी मामला जो है वो उलझ जाए, इंतशार और ऐसी गहमा गहमी की जो सूरत हाल है वो बरकरार रहे। और यही खदशा अपोजिशन को है। कल हमजा शहबाज ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें यह खदशा है कि तोड़ फोड़ जो कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है या PMLN-Q के लोगों ने की है, उसका जो इल्ज़ाम है वो हमारे 40 अरकान के ऊपर लगा दिया जाए और उसी असना में उनको मअतल भी कर दिया जाए और इस असना में हमारी जो नंबर्स हैं उनको कम कर दिया जाए और फिर इसलिए एक इजलास को बुला लिया जाए और फिर वहाँ चूँकि हमारी वोटिंग्स और हमारे जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं होंगे और फिर इस तरह बड़ी आसानी के साथ जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो वज़ीर आला पंजाब के लिए मुंतखब हो जाएंगे। ये अपोजिशन को खदशा लाहक है कि ऐसी कोई जो चाल है वो चली जा सकती है, ऐसी कोई हिकमत अमली है जो कि की जा सकती है परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी। अगर दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें PMLN-Q या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो कहते हैं कि ऐसी कोई इरादा हमारा नहीं है, बल्कि वो भी ये दावा करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे पास जो मतलूबा जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल पूरे हैं और इस हवाले से हमें किसी किस्म का भी कोई डर नहीं है। बल्कि हत्ता कि यहाँ तक वो बातें करते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की अगर बात करें या अलीम खान ग्रुप की बात करें तो ये भी टूट फूट का शिकार है। इसमें से भी जो बाज़ जो अरकान हैं वो हमारे साथ ही स्टैंड करेंगे। तो ये दोनों तरफ से ही दावे हमारे सामने आ रहे हैं। सूरत हाल कहाँ जाती है, क्योंकि हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब जो साबिक रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनको भी बुलाया गया, इमरान खान से उनकी भी मुलाकात होनी है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब, उन्हें भी इमरान खान साहब ने बुला लिया। तो एक राय और एक तज्जिया और एक ख़बर ये भी चीज़ें चल रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस असम्बली को भी तहलील कर दिया जाए। हमारा दोबारा रब्ता बहाल हो गया है फैसल हकीम साहब से। फैसल साहब, आप हमें सुन पा सकते हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं अपना सवाल दोबारा उसको दोहराऊंगा कि जिस तरह से हम पंजाब की सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मुलाकात भी है उस्मान बुज़दार साहब से, गवर्नर पंजाब के हवाले से भी, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगता कि पंजाब असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा? ऐसी कोई हिकमत अमली तो नहीं कहीं सोची जा रही है, इसके ऊपर बातें हो रही? देखिए, अभी जो सूरत हाल है वहां पर जो हुक्मरान जमात की PTI उसकी दो बड़े धड़े जो हैं वो अपोजिशन के साथ जा मिले हैं, जिसमें अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन खान साहब का नाम लिया जा रहा है और उसके साथ साथ कुछ आजाद अरकान थे जो वो अपोजिशन से जा मिले हैं। तो इसका मजमूई तौर पर अगर सियासी और पंजाब असम्बली का जाए तो सूरत हाल नहीं है जो कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात दरपेश थी। अपोजिशन जो है उस वक्त काफी मजबूत नजर आ रही, उनकी अक्सरियत नजर आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आइंदा 24 घंटे इस हवाले से हम अगर हुक्मरान जमात को मतलूबा जो अरकान है उनकी तावन हासिल हो जाता है तो फिर तो शायद ऐसी सूरत हाल पेश ना आए। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि अपोजिशन जो है वो अपनी अक्सरियत जो है वो बरकरार रखती है और अपना पावर शो करती है, तो ऐसी सूरत हाल में नताइज जो हैं वो कुछ मनफी हो सकते हैं। ये जो बातें की जा रही हैं परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है या PMLN-Q की है, वो ये बातें बार बार कर रहे हैं कि ख़ुद जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर तकसीम है, अलीम खान ग्रुप के अंदर तकसीम है और पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर भी तकसीम है। तो इनके बहुत सारा अरकान जो हैं वो तो हमारे साथ स्टैंड करते हैं कि हमें तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, इंतशार ये करना चाहते हैं, गहमा गहमी की सूरत हाल तो ये खुद पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए, सूरत हाल जो है ना वो बज़ाहिर आप इस सूरत हाल का जायजा लें तो जो मुस्लिम लीग नून के जो 5 मुनर्रफ अरकान है वो आज से नहीं है, वो गुज़िश्ता कोई तकरीबन 1.5 साल से मुनर्रफ अरकान है और जो 165 में उसमें से अगर 5 उनको निकाल दिया जाए तो 160 जो है वो अभी मुस्लिम लीग नून के साथ कंटेक्ट में है। और ये 5 मुनर्रफ अरकान ऐसे हैं जिनमें से 3 अरकान ने दोबारा जाने की कोशिश की थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो है वो उन्हें कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिया कि वो वापस आ जाएं। अब साथ वहां पे जो है वो पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 167 नशिस्तें जो है वो अपोजिशन के पास हैं 5 मुनर्रफ अरकान को निकाल के। अगर आप जो है दोनों ग्रुप्स का जायजा
छोड़ के जा गए हैं, मुनर्रफ हैं पीटीआई से। तो जो जहांगीर तरीन और जो अलीम खान है, इनके ग्रुप पहले ये दावा कर रहे थे कि तकरीबन 40 से 50 जो अरकान असम्बली हैं उनकी हमायत इन्हें हासिल है, लेकिन कुछ जाने के बावजूद भी इनकी जो तादाद बनती है दोनों की मिला के वो 25 से 30 के दरमियान है। और इसके साथ साथ 2 से 3 जो आज़ाद अरकान हैं उनकी भी हमायत जो है वो अपोजिशन के साथ है। तो जो सादा अक्सरियत ये पंजाब असम्बली में वो बनती है 186 371 के ऐवान में। तो अपोजिशन के पास इस वक्त 190 से ज्यादा अरकान है इस सारी सूरत हाल में। तो कहीं भी ये नजर नहीं आता कि अगर वोटिंग होती है तो अपोजिशन जो है वो हार जाएगी। PMLN-Q में भी तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से बात की जा रही थी, सालिक हुसैन साहब के हवाले से भी बात की जा रही थी। तो ये वाकई मुकम्मल तौर पर चीमा साहब की तो बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन आ गई। सालिक हुसैन हवाले से इनके बारे में एक अभाम था, आपको क्या लगता है ये कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, जो तर्जुमान है काफ लीग के, उनका ये कहना था कि वो जो है वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े होंगे, लेकिन उस दिन जब इजलास हुआ तो तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन दोनों अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर बैठे। इससे पहले जो है वो उनकी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात वो हुई, चाहे वो 1 से 2 मिनट की चलते चलते मुलाकात हुई, लेकिन उनसे भी मुलाकात हुई। तो अभी तारिक बशीर चीमा तो जो है वो वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि वो अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे और हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। तो जो सालिक हुसैन है उनकी तरफ से अभी अपना वाज़ेह बयान नहीं आया, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी ये दावा और उसके साथ साथ जो दीगर अरकान अपोजिशन है वो भी दावा करती रही है कि जो काफ लीग के 3 वोट हैं वो उनको मिलेंगे। और 3 वोट इसी तरह बनते हैं कि तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन और उनकी एक जो मेंबर कौमी असेंबली और हैं वो उन्हें वोट दें। सही। अगर हम बात करें मरकज़ के हवाले से भी, तो निगरान हुकूमत के लिए जो नाम दिए गए हैं इमरान खान या सदर पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से नाम दिए गए हैं, आप समझते नहीं हैं कि जो ये नाम दिए गए हैं अपोजिशन के नज़दीक, तो ये नाम पहले से ही मुतनाज़े हैं? अगर अदालत उज़्मा ये फ़ैसला को कर देती है कि ठीक है आइंदा इलेक्शन की जानिब बढ़ें, तो इन नामों के ऊपर ही कोई एंडोर्समेंट या ज़बरदस्ती कोई ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, या फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा और फिर वही, क्योंकि उनके पास भी अगर कमेटी या अपोजिशन या हुकूमत की जमातों के अंदर इतफाक़ नहीं होता तो यकीनन तौर पर इलेक्शन कमीशन के बाद 2 दिन है वो बेहतर फैसला कर सकते हैं, तो फिर मामला वहाँ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, जो सूरत हाल है, जो आईनी पोजीशन है उसके मुताबिक जो भी तैनाती होगी वो निगरान गवर्नमेंट के हवाले से, उसमें जो अपोजिशन और कायदे मानद दोनों की मर्जी लाजिम होती है और दोनों का इत्तेफाक होना लाजमी होता है। और अभी सूरत हाल है वो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से एक नाम सामने आया है और अपोजिशन ने अपना नाम नहीं दिया, और अपोजिशन अभी तक जो है वो इस बात पर बज़िद है कि वो इस सारे सिलसिले का हिस्सा नहीं बनेंगे और उनकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आ जाता है कि आइंदा इंतखाबात की तरफ जाया जाए और निगरान सेटअप लाया जाए, तो शायद जो अपोजिशन है उसके जो मौक़िफ़ है उसमें किसी हद तक आए और उस लचक के नतीजे में जो है वो अपना नाम दें। लेकिन देखो कि वो नाम देते हैं तो क्या हुकूमत उनके नाम को कबूल करती है, और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर आज़म की तरफ से नाम दिया गया है वो किसी तौर भी अपोजिशन मानेगी। उस हवाले से वो मुख्तलिफ जो है अपने मौक़िफ़ बना बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ वो अपने दलाइल हैं वो देंगे कि कैसे ये नाम उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो नाम आएगा वो देखना होगा कि उस पर जो वज़ीर आज़म है उनका क्या मौक़िफ़ होगा, और अगर ये इत्तेफाक नहीं होता तो ये सिलसिला जो है वो 2-4 दिन मजीद ले सकता है। सही, बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से सियासी मंजरनामे के हवाले से बातें की जा रही हैं, पहले से जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, इस तमाम सूरत हाल का जो पस मंज़र था, तहरीक आदम एतमाद के हवाले से जो ये मामला चला है और फिर चलते चलते इस नहज के ऊपर आ चुका है कि एक अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आपने आइन तोड़ा है, जबकि अगर हम बात करें मौक़िफ़ देखें दूसरी जानिब पर यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इमरान खान साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आप तो इलेक्शन की बार बार जो है वो चीज़ें वो कर रहे थे, आप इलेक्शन की बातें कर रहे थे, तो देखिए कि हमने तो आपका जो मुतालबा है वो तो मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, तो फिर आप क्यों अदालत उज़्मा के चक्कर लगा रहे हैं? गो कि अदालत उज़्मा ने इन तमाम सूरत हाल के ऊपर असख़ुत नोटिस लिया है और कहा यह जा रहा था कि पहले ही इस के ऊपर अहम फैसला आ जाएगा, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं,
समाअत को मुलतवी किया जा रहा है, क्योंकि अदालत ये मौक़िफ़ रखती है कि हवा में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, तमाम फ़िरक़ैन को हम सुनेंगे, तहम्मुल के साथ सुनेंगे और उसी के बाद हम ये कोई फ़ैसला करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर ने जो रोलिंग दी है अब वाक़ई उसके अंदर आइन शिकनी हुई है कि नहीं हुई है, और जो जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो उनकी लीगल टीम है, वो रिलाई कर रही है आर्टिकल 69 के ऊपर। आर्टिकल 69 ये कहता है कि जो नेशनल असम्बली की जो प्रोसीडिंग है वो अदालत उज़्मा में नहीं उसको चैलेंज किया जा सकता, उसके ऊपर नहीं बात की जा सकती, जबकि अपोजिशन या जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं वो अदालत उज़्मा में पेश हुए, फ़ारूक एच नाइक साहब, उन्होंने यह दलाइल दिए कि मामला प्रोसीडिंग का नहीं है, मामला हमने ये देखना है कि आइन तोड़ा गया है, आइन शिकनी की गई है, कि जो आइन का इस्तेकाक नहीं था डिप्टी स्पीकर का वो किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है, जबकि अदालत ये कहती है कि आपको बताना होगा कि किस तरह से इनका इस्तेकाक जो है वो बनता है कि नहीं बनता है, इसके ऊपर दलाइल आने हैं और फिर इसके साथ साथ दीगर फ़िरक़ैन को भी सुनना है। उसके बाद ही अदालत उज़्मा अहम फ़ैसला अपना जारी करेगी और इस मामले के ऊपर आज 12 बजे फिर समाअत होगी। देखना यह है कि आज भी फ़ैसला हो पाता है या नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।